हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान का सेट 3। और इससे पहले ये सब्जेक्टिव होगा। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं सेट 1 सेट 2 का, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल में विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल में यदि नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने भाई को इस तरह सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं और इस तरह का वीडियो जितना भी मॉडल सेट का आया सबको मैं बारी बारी से अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 गुना 2 है, यानी टोटल 5 क्वेश्चन को बनाना है और वो भी 2-2 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे आपका 7 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें 7 में आपको सिर्फ 5 ही बनाना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कौन लोग क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं परिणाम क्या हुआ। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। फ्रेंड, मक्का के आयत पर पाबंदी कौन लोग। दूसरा, यह भूस्वामियों के दबाव में किया गया। तीसरा पॉइंट है, लोग इस कानून से नाराज थे क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत ऊंची थी। चौथा है, कौन लोग की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में आयातित खाद्य पदार्थों की लागत यहाँ पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी, जिस कारण ब्रिटिश किसान आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस तरह आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों की। तो इसका हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नए प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। दबाव समूह और राजनीतिक समूह में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला पॉइंट, राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं जबकि दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोगों ही होते हैं जबकि दबाव समूहों में पूरा वर्ग शामिल होता है। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं और सत्ता पर उनका नियंत्रण होता है। इसके विपरीत दबाव समूहों में यह ताकत नहीं होती। चौथा पॉइंट, राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है इसकी जड़ें गहरी होती है जबकि दबाव समूह केवल जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को इस तरह सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह का और वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग इसका विभिन्न रूपों का वर्णन कर लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे और कॉपी में आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। उत्तर है इसका, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता के विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस तरह के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। इस तरह के बंटवारे से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्तियां नहीं रहती है। इससे विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन छठा की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका हम लोग उत्तर को देख लेते हैं इस प्रकार।
तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक सामान और सरकारी सेवाएं शामिल है, जैसे कि सैन्य, कानून प्रवर्तन, बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक शिक्षा, साथ ही स्वास्थ्य देखभाल और स्वयं सरकार के लिए काम करने वाले जैसे निर्वाचित अधिकारी। इस प्रकार हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना या देना होता है वह वस्तु विनिमय कहलाते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। इस पद्धति में विनिमय की सार्वजनिक इकाई अर्थात मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जिसमें 3-3 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी टोटल आपको यहाँ पे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का आंसर बनाना है। 1 से लेकर आपको 7 तक है, यानी इसमें सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कारणों की व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को लिखते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, आर्थिक महामंदी के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमदनी और भी बढ़ गई, कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कारण 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेशी संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। तीसरा पॉइंट है, 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? तो आइए हम लोग इसका उत्तर को इस प्रकार लिखते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, किंतु यही अंतर कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक भिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि श्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं और बेघर हैं, भेदभाव के शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है,
और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने भाई को इस तरह सपोर्ट जरूर कीजिएगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों आप लोग से। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? तो हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए इसका हम लोग उत्तर को इस प्रकार देखते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए वहां भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फौलादी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और चौड़ा टाका था। टाका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर के आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला एक जल स्रोत बनता है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड। 5वां है, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। चावल की खेती खरीफ फसल में आती है। भारत में ज़्यादातर लोगों का खाना चावल है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा अधिक आर्द्रता 16 सेंटीमीटर, इसमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कई क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मैदान और तटीय क्षेत्र तथा डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल एवं नलकूपों की संगता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर को कीजिएगा फ्रेंड। आइए हम लोग नेक्स्ट 6ठा नंबर में है वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का वर्णन करें। तो हम लोग इसका उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे फ्रेंड। वस्तु विनिमय एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली में वस्तुओं के बदले वस्तुएं खरीदी जाती है। उदाहरण, गेहूं के बदले कपड़ा प्राप्त करना। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का भाव, अर्थात पहले व्यक्ति की वस्तु की पूर्ति दूसरी की मांग की वस्तु को और दूसरे व्यक्ति की पूर्ति की वस्तु पहले व्यक्ति की मांग की वस्तु को दूसरा मूल्य के सामान्य मापदंड का भाव। तीसरा, वस्तु की विभाज्यता, जैसे एक भैंस तथा कुत्ते का विनिमय करने में कठिनाई होती है। जैसे अगला मूल्य संचय का भाव और भविष्य में भुगतान करने की समस्या, ब्याज का भुगतान करने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। भुगतान की जाने वाली वस्तु की कीमत को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर को कीजिएगा और कॉपी में नोट। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? और एक बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों, बहुत कम समय में आप लोगों ने 100 सब्सक्राइब दे दिया है। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। वैश्वीकरण
का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर लिखिएगा, वो भी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये टोटल 3 क्वेश्चन बनाना है और ये आपका दिया है 5 क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन आपको 3 ही बनाना है और एक प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ में से किसी 3 को ही बनाना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए और बताइए कि वे आंदोलन में क्यों शामिल हुए। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को लिखते हैं इस प्रकार से। तो इसका उत्तर को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों की सूची। पहला, शहरों का मध्यम वर्ग। दूसरा, बागान मजदूर। तीसरा, विद्यार्थी और अध्यापकगण। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों के किसान और वन्य प्रदेशों के आदिवासी। छठा, सौदागर और व्यापारीगण। सातवां, बुनकर और अन्य कारीगर। सातवां, मुस्लिम खिलाफत कमेटी के सदस्य। आठवां, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। इसका दोस्तों 3 समूह के लोग और उनकी आशाएं व संघर्ष इस प्रकार से है। तो इसका पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। वर्ग, इसमें मुख्य रूप से छात्र, शिक्षक और वकील शामिल थे। असहयोग आंदोलन और बहिष्कार से जुड़ने का आह्वान करते हुए उन्होंने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। उन्होंने आंदोलन को विदेशी वर्चस्व से स्वतंत्रता के मार्ग के रूप में देखा। उदाहरण के लिए, खादी कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर बनने वाले कपड़ों की तुलना में अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। दूसरा पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र के किसान और वन्य प्रदेशों के आदिवासी। कई स्थानों पर किसान असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। यह आंदोलन मुख्य रूप से तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। स्वराज के द्वारा वे समझ गए कि उन्हें किसी भी कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी और यह भूमि पुनर्वितरित की जाएगी। किसान आंदोलन अक्सर हिंसक हो गया और किसानों को बुलेट और पुलिस क्रूरता का सामना करना पड़ा। तीसरा पॉइंट है आपका बागान मजदूर। बागान कार्यकर्ता भी गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल हुए। बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का अर्थ यह था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का अर्थ था कि वह अपने गांवों से संपर्क कर पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह छूट उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी जी राजा आ रहा है, इसलिए अब तो प्रत्येक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दूसरा है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताइए। तो हम लोग इसका उत्तर को हम लोग इस टाइप से लिखेंगे।
तो इसका उत्तर होगा इस प्रकार, भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब हम लोग इसमें आते हैं युक्तिकरण, युक्तिपरक कारण। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है। जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हित को ध्यान में रखकर शासन कर सकें। नैतिक कारण, लोकतांत्रिक देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारें का वर्गीकरण कर दिया गया है। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तीसरा, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, कैसे? तो इसका हम लोग उत्तर को लिखते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। पहला पॉइंट, सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। सड़क मार्गों के रख रखाव में भी बहुत कम व्यय होता है। इनके निर्माण में कम समय, कम श्रमिक, कम पूंजी तथा कम तकनीकी की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रकार की स्थलाकृति यथा पर्वतीय, पठारी, मैदानी, मरुस्थलीय, ऊंची नीची, ढालू तथा बीहड़ में सड़क मार्गों का निर्माण संभव है, जबकि रेल मार्ग को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, सड़कें व्यक्ति को उसके दरवाजे तक छोड़ सकती है, जबकि रेल निर्धारित स्टेशनों पर ही रुकती है। चौथा पॉइंट, सड़कों के माध्यम से निर्माण केंद्रों में उत्पादित अनेक वस्तुएं उपभोक्ताओं तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा दी जाती है। इसमें माल को बार बार लादना उतारना नहीं पड़ता है। इसके विपरीत रेल मार्गों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए निर्माण केंद्र से माल स्टेशन तक पहुंचाने तथा स्टेशन से गंतव्य तक भेजने में बार बार उतारना और लादना पड़ता है। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर को लिखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आता होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है। चौथा, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो हम लोग इसको उदाहरण देकर समझाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बने रहते हैं। तो इसका उत्तर को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है, जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत का खत्म कर देती है। उदाहरण इसका हम लोग लेते हैं। उदाहरण, जूता निर्माण के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूता
मुद्रा में बदल दे तो वो बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। इस प्रकार दोस्तों आप लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को प्यार जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।